एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन स्टार्ट किया था और पहला एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया था कि गिवन रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। आज हम सीखेंगे सेकंड एप्लीकेशन कि टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे, है ना। अभी एक लाइन में समझ में नहीं आ रहा होगा। यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर जो पिछला हमने LHS इक्वल टू RHS प्रूफ किया था कि गिवन रिलेशन के डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के LHS इक्वल टू RHS किया था, थोड़ा थोड़ा यहां पर वही करना है बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना है। यहां पर आपको क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में जो भी बोलूं, एक क्वांटिटी गिवन होगी शुरुआत में, एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगी और वो फिजिकल क्वांटिटी अदर 2 4 5 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होगी और आपको आपका करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला, जो पहली जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, ये इन टर्म्स ऑफ अदर जो भी इस पे डिपेंड कर रही फिजिकल क्वांटिटी, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर जब डिपेंड करेगी तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला खोल के लिखना रहेगा। अभी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल से हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल, The centripetal force F acting on a particle moving uniformly in a circle may depends upon mass, velocity and radius of the circle. Derive the formula for F using the method of dimensions. अरे सर, आपने इतना सारा पढ़ दिया, इसमें से बहुत सारे वर्ड्स की हमें हवा नहीं लगी क्योंकि अभी हमने आगे की फिजिक्स की यात्रा तय नहीं करी है। बिल्कुल मानता हूं, एग्री करता हूं कि अभी जो बिगनर स्टूडेंट है, जो स्टार्ट ही करे हैं, उनको सेंट्रिपिटल फोर्स और ये सब चीजें नहीं पता है, तो आपको जानना जरूरी भी नहीं है। यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पकड़ना है, अभी देखिए, आपको सिर्फ ये पकड़ना है कि सेंट्रिपिटल फोर्स एक फोर्स है। मैंने अभी बताया था ना, एक फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी दूसरी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही होगी। तो यहां पर क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है क्या नहीं होता सब बाहर में जाए, अभी हमको कोई मतलब नहीं। अभी ये तो पता है ना, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, mLT-2, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल में डिपेंड्स अपॉन, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा होगा हमें नहीं पता, सिर्फ ये पकड़ो, डिपेंड्स अपॉन, काय पे डिपेंड, सर मास पता है हमें, वेलोसिटी पता है मीटर पर सेकेंड, रेडियस काय में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं, ऑफ अ सर्कल हमें नहीं पता सर्कल पे क्या हो रहा हो क्या नहीं हो रहा हो। डिराइव द फॉर्मूला F यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। अब देखो क्या करना, पहली स्टेप आपको क्या करना है कि वो क्वांटिटी ढूंढना, एक क्वांटिटी जिस पे अदर क्वांटिटी डिपेंड कर रही, इतना पकड़ के, और रिलेशन कैसे लिखोगे, ये जो पहली क्वांटिटी फोर्स, ये प्रोपोर्शनल किस पे है, मास वेलोसिटी mv/r, इस तरीके से कर देना है। अब सर ये हमेशा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये अभी आपको सोचने की बात नहीं है, होगा नहीं होगा सब आ जाएगा, आखिरी में करेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। अभी आपको सिंपली क्या करना है, जो भी क्वांटिटी जिस पे डिपेंड कर रही है वो प्रोपोर्शनल टू दी सारी क्वांटिटी इस तरीके से लिख दो, है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज, सर नीचे लिखे ऊपर लिखे, अरे कुछ नहीं करना, सीधा लिख दो, बस ऐसा लिख दिया। अब देखो उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोपोर्शनलिटी जब कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा के, है ना, और mv/r। बट के की कोई मतलब है क्या, डायमेंशनल एनालिसिस में कोई इंफॉर्मेशन देता है क्या कांस्टेंट का, नहीं देता। तभी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में कांस्टेंट को हटा देंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, डायमेंशनली करेक्ट देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे इसको, डायमेंशनल फॉर्मूले में फोर्स को इस तरीके से लिखेंगे और mv/r को कुछ इस तरीके से लिख देंगे, है ना। अब देखो कि इसके डायमेंशंस और इसके डायमेंशंस बराबर है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें वेरीफाई करना है। अब देखो क्या ये करेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट बना देंगे सर, इतना आसान होता तो बहुत ही आसान हो जाता कि जो भी गिवन क्वांटिटी ऐसे लिखो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो और इक्वल टू करके लिख दो। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ ये पता है कि भाई ये मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, बट है ना, किस पर, मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, बट ये अभी पता लगाना है कि भैया इनके डायमेंशंस क्या होंगे। डायमेंशन का मतलब, एक्चुअल मतलब क्या होता है, पावर, इसका पावर क्या होगा, m का पावर हमें नहीं पता, v का पावर नहीं पता, r का पावर नहीं पता, क्या होगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, हमें नहीं पता, अभी हमें नहीं पता, वही तो हमें यहां पे पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो mv/r है, इस पे हम a, b और c, क्योंकि इसके डायमेंशंस हमें नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि डिपेंड कर रहा है, बट कितने से डिपेंड कर रहा है,
क्या रिपीटेबिलिटी, मास कितनी बार रिपीट हो रहा है या हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देखना है। वेलोसिटी डिपेंड है ना, कितनी बार रिपीट कर रही है, रेडियस कितनी बार रिपीट कर रहा है हमारे गिवन फॉर्मूले में, ये सब पता लगाना है हमें। चलो, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, ए बी और सी पावर। अब देखो, अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद पहला स्टेप क्या किया हमने, प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ में लिख दिया, फिर एबीसी उनकी पावर एज्यूम कर ली हम लोगों ने, एक्स वाई जेड जो भी मर्जी चाहे वो कर सकते हो, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा, कांस्टेंट का पिक्चर हटा दिया, अब डायमेंशन फॉर्मूले के उसमें लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है लेफ्ट हैंड साइड का। अब सपोज करिए जो क्वांटिटी, पहली फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, बिल्कुल पता है सर, ये होता है MLT -2, MLT -2। चूंकि एक ही क्वांटिटी थी तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना बड़ा आसान था, बट यहां पर क्या एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं, मास, वेलोसिटी और यहां पे रेडियस, तीनों के तीनों है, तो इसका मतलब है कि इन तीनों के डायमेंशन फॉर्मूले अलग अलग लिखना है और इनको मल्टीप्लाई वगैरह करके आपको जमाना है, MLT के फॉर्म में जमाना है। चलो हम कर देते, ये कर देते अलग अलग। यहां तो एक ही था तो हमने बड़ी आसानी से कर दिया। मास, मास तो सर मास ही है ना, एक ही डिपेंडेंसी है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मतलब LT -1, LT -1 ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, B है। रेडियस आपका काय में आएगा, लेंथ में, इसकी पावर C कर देते हैं। अब देखो M, L और T के फॉर्मेट में इसको जमा लेते हैं, तो M तो अकेला है बट L क्या है, 2 है, तो इन दोनों को हम लोग अच्छे से लिख देते हैं। तब देखिएगा यहां पर M तो अकेला है, L ये पावर खोल देंगे तो B का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, T का -1 पहले से तो ये -B हो जाएगा, LC हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर M तो एक ही है, L में क्या करें, 2 L है और उनकी पावर है ना, बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा हमने कि B प्लस क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, B प्लस C, और T क्या हो जाएगा, एक ही है, -B। और यहां पर आप देखोगे MLT -2। अब देखो, अब कंपेयर करना है आपको। कंपेयर कैसे करना है, बहुत बढ़िया तरीका है कंपेयर करने का कि भाई मास मास एक ही है, L एक ही है, T एक ही है ना। दो L थे, उसको हमने क्लब करके एक लेके आ गए, है ना, यूनिक है आप सब। अब पावर देखो, इसकी M की पावर कितनी, 1 है, इसकी पावर कितनी, A है, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों को, क्योंकि LHS = RHS अगर हम बोल रहे हैं तो उनकी पावर भी बराबर होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि 1 = A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। चलो L कितना है, L 1 है, इधर L कितना है, B + C, तो B + C = कितना है, 1। उसके बाद T देखें, T की पावर कितना है, -2, इधर क्या है, -B, तो -B = -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो B = कितना रहा, 2। B अगर 2 है तो यहां पर C निकल आएगा, C निकल आएगा। तो ये तो सर हम बहुत ही 7th 8th क्लास से करता है, ये वाली इक्वेशन तो सॉल्व करना है, तो 1 -1 हो गया। अब ABC जब निकल आए तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारी पहली इक्वेशन पे जाएंगे, कहां पे, फर्स्ट इक्वेशन पे। तो फर्स्ट इक्वेशन F ∝ क्या है, F ∝ यहाँ पे क्या है, M की पावर क्या है, 1, A कितना आ रहा है आपका, देखो A 1 है ना, और V की पावर क्या है, B, तो B कितना है, B है आपका 2, B है 2, और रेडियस R की पावर क्या है, C, तो C आ रहा है आपका -1, मतलब R की पावर है -1। तो हमने क्या किया, जो वापस ओरिजिनल इक्वेशन पे आए और ABC की वैल्यू हम लोगों ने इस तरीके से पुट कर दी। अब देखिए यहां पर हमें पता है कि MV² और R को क्या है, हम नीचे की साइड में ले जाएंगे तो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी अगर हम हटा देंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, K MV²/R, और ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारा क्या हो जाएगा, K × MV²/R, तो है ना। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो था वो मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड कर रहा था, और हम लोगों ने उसका फॉर्मूला किससे, मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस से उसका एक्चुअल फॉर्मूला हमने क्या किया, डिराइव किया। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला हमने क्या किया, डिराइव किया। समझ में आया। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली पहली स्टेप क्या कर, भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओ कि अभी आपको आगे का फिजिक्स आता है नहीं आता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ये पकड़ना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, वो करके प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ लगा दो। फिर जो अदर क्वांटिटीज है उनकी पावर हमें नहीं पता,
डायमेंशंस मतलब पावर मतलब डायमेंशंस, वो नहीं पता, वहां पे लगा दो ABCDEF जितनी क्वांटिटी हो इतना। उसके बाद क्या करो, हर एक जो आपको फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन तो हमें पता ही होता है, तो उनके डायमेंशंस खोल के जो LHS साइड में जो डायमेंशन है MLT, अगर मैकेनिक्स की बात होती है MLT होगा, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जब आ जाएगा तो आपका हो सकता है कि वहां एम्पेयर करंट और इन सब चीजों के बारे में भी आ जाए, टेम्परेचर आ जाएगा। तो जो भी रहे, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इस साइड वाली LHS साइड में, इसको खोल दिया और इनको क्लब करते हुए वापस उस फॉर्मेट में लेके आ जाओ, जमा लो, और फिर आपको क्या करो, पावर को कंपेयर कर लो। पावर को कंपेयर करके जो भी अननोन है ABCD वो सब निकल आएगा, वापस पहले इक्वेशन पे जाके उन सारी वैल्यू को रख देना। बस इतनी सी बात है। अरे सर ये तो बहुत ही आसान है। बस आसानी है, पढ़ोगे तो आसान है, नहीं पढ़ोगे तो वही चीज बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। Time period of a simple pendulum depends upon its length, acceleration due to gravity. Using dimension analysis, find relation between T, L and G. है ना। अब देखो इसमें भी क्या किया, इसमें भी हमें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, अब ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है क्या नहीं होता है सब हम आगे चल के फिजिक्स में सीखेंगे। अभी सिर्फ हमें पता है कि सर टाइम पीरियड को तो हम T बोलते हैं, है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब G, है ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस दो ही चीज थी यहाँ पे, तो दो ही। यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस फाइंड रिलेशन बिटवीन T, L एंड G, है ना। मैं न्यूमेरिकल उस तरीके से करा, नो सीखिया कैसे सोचता है, एक नया स्टूडेंट किस तरीके से सोचता है, वो सोच के आपको चीजें यहाँ पे डील करवा रहा हूं ताकि आप फीलिंग मैच कर पाए। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर, अब हमें पता है कि भैया ये हो गया है। अब इसको यहाँ सेकेंड स्टेप क्या है, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस वगैरह सब होंगे। यहां पर हम क्या कर देते हैं, ए और बी हमें नहीं पता ये क्या है, अभी पावर निकालेंगे हम लोग, है ना। अब देखिएगा यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे तो K LA GA, है ना। K को हटा देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले में। अब हमें क्या करना है, L और G, B कर दी, A कर दिया हमने। चलो अब ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड हमें पता है कि यहाँ पर L0 और T1 रहता है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड टाइम में ही होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L0 T1, और यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ L A, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड मतलब कि L T-2 का B, है ना। बस इसको जमा लेते हैं हम, इसको जमा लेंगे तो LA TB T-2B, है ना। इसको और अच्छे से जमा ले, इसको और अच्छे से जमा ले तो ये कितना हो जाएगा, L एक ही है तो A प्लस B और T-2B। ठीक है, इतना आ गया। अब यहां पर देखो L0 और T1, है ना। M था ही नहीं तो हमने M को लिया ही नहीं। अब देखिए कंपेयर करें L को L से कंपेयर करें, इसकी पावर 0 है, मतलब A प्लस B क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब A इक्वल टू माइनस B के बराबर। A निकाल लो चाहे B निकाल लो, अगर A निकाल लिया तो B निकल आएगा, B निकाल लोगे तो A निकल आएगा। दूसरा है टाइम को देखें तो 2B, तो 1 इक्वल टू माइनस 2B, तो इसका मतलब है कि B आ गया है आपका -1/2। -1/2 आ गया है तो A कितना आ गया, +1/2, माइनस पहले से है तो A आ गया आपका +1/2 और B आ गया -1/2, है ना। तो अब देखो वापस ओरिजिनल इक्वेशन पे चलते हैं, वापस ओरिजिनल इक्वेशन पे चले तो T इज प्रोपोर्शनल टू L 1/2 और G आपका आ गया है -1/2, G की पावर मतलब B आ गया है -1/2। अच्छा उल्टा तो नहीं लिख दिया, बिल्कुल नहीं लिखा, B -1/2 और A +1/2। ठीक है, चलो अब हम क्या करें, अब 1/2 सर 1/2 क्या है ना, अच्छा नहीं लगता, इसको रूट में कर ले क्या, बिल्कुल कर सकते हो। तो पहले तो एक काम करते हैं, 1/2 और G को नीचे की साइड में ले जाएं तो +1/2 हो जाएगा, माइनस से नीचे चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों 1/2 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, √L/G, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी तरीके से यही हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला, मतलब डायमेंशनल फार्मूले के हिसाब से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आगे चल के हमें इक्वल टू में लिखना है, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, और वो कांस्टेंट का वैल्यू जब आप पूरा फिजिक्स आगे का फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये कांस्टेंट के का वैल्यू पता लग जाएगा।
बट ये तो बात तो ये कि कांस्टेंट को अगर हम साइड में छोड़ दें तो बची हुई जो क्वांटिटी वो कुछ इस तरीके से ही सेटअप रहेगा। इस के को अगर छोड़ दें तो टी किसके ऊपर प्रोपोर्शनल रहेगा, अंडर रूट एल बाई जी के ऊपर ही आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इस तरीके से डिपेंड रहेगा। तो आपने क्या किया, रिलेशन टी एल और जी के बीच में आपको रिलेशन पूछा था वो आपने बता दिया। के कांस्टेंट आएगा, आपको पता है एक कांस्टेंट आएगा, वो आप टाइम के साथ में निकाल लेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है। तो एक क्वांटिटी हमें गिवन है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, और प्रोपोर्शनलिटी की साइड लिखो, और प्रोपोर्शनलिटी के साथ लिखने के बाद वो जो उसके जो डायमेंशन है मतलब कि पावर है उसको हमें इस तरीके से निकालना है ना। बहुत सिंपल है। चलो फटाफट स्क्रीन को पॉज करो और खुद सॉल्व करके दिखा दो फटाफट से, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। If pressure P and density rho are taken as fundamental quantities, then find the dimension of velocity in terms of P and rho. अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का फुल्का घुमा दिया है। अभी तक के क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि पहले लिख देते थे कौन सी चीज किस पर डिपेंड कर रही है, वो चीज हमारी क्या हुई, एंड में लिखी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ V इन टर्म्स ऑफ P एंड रो, है ना। बट हमें इतनी लैंग्वेज तो हमें पकड़ में आती है कि भाई शुरुआत में उन्होंने क्वांटिटीज के बारे में बोला है कि इन प्रेशर और डेंसिटी है वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और आपको बताना है कि वेलोसिटी इन जो ऊपर दी गई फंडामेंटल क्वांटिटीज है इनकी टर्म में आपको लिखना है। मतलब आपको लिखना है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू P एंड रो, बस यही वाली बात है। अब बस यहाँ पे पावर लगा देते हैं। पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर A और इसका पावर B, कांस्टेंट से इंट्रोड्यूस कर देंगे, है ना। आगे चल के ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा, के कांस्टेंट पी ए रो बी, है ना, यहां तक बनेगा। उसके बाद अब हमें डायमेंशन एनालिसिस की बात करेंगे, तो बस इस के को हटा दो, पी ए और रो बी। अब देखो इनके डायमेंशंस हम अलग से अगर लिख लें तो क्या हो जाएंगे हमारे। अब देखिएगा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और आपको पता है फोर्स क्या होता है, MLT-2, सर ने रटवाया था। और एरिया क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मतलब कि L स्क्वायर, है ना। एक L से एक L चले जाएगा, तो इसका मतलब है कि ML-1T-2, है ना। L ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रेशर। यहाँ पे आपको डेंसिटी जो दे रखी है ये होती है kg पर मीटर स्क्वायर, मास अपॉन वॉल्यूम, और मास और वॉल्यूम ऊपर आएगा तो -3 के साथ आ जाएगा। बस ये आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख देंगे हम लोग। और वेलोसिटी हमारा क्या रहेगा, वेलोसिटी होगा यहाँ पे, मास तो 0 होता है वेलोसिटी में, L T मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। अब आपकी स्पीड भी बढ़ रही होगी धीरे धीरे, है ना। जैसे जैसे आप आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे स्पीड बढ़ते जाएगी। यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर क्या हो जाएगा, ML-1T-2, और इसका पूरे का पावर क्या है, एयर। अब देखिए गलती क्या होती है ना, ये वापस ये जो पावर है अंदर खोलते टाइम पे कैलकुलेशन एरर कर देते बहुत सारे स्टूडेंट। इस चीज से आपको बचना है, ML-3 की पावर B, ठीक है। चलो अब फटाफट आगे बढ़े। तो यहां पर अब आपको इसको सबको खोल देना है, तो क्या हो जाएगा, M की पावर A, L की पावर -A, T की पावर -2A। देन यहां पर आपका आ जाएगा M की पावर B, L की पावर -3B, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो M की पावर जो है, M 2 है, इस बार M 2 है, M और M, इनकी पावर A और एक B, तो क्या हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा। उसके बाद L देखो, L की पावर क्या है, -A और क्या है, -3B। T तो क्या है, एक ही है, यहाँ पे इकलौता T है, तो T -2A हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे M0 L T-1, है ना। अब देखिएगा कंपेयर कर दे बस। अब कंपेयर करेंगे हम लोग, तो M की पावर क्या है, 0, M की पावर क्या है, A प्लस B, तो 0 = A प्लस B, तो इसका मतलब है A = -B। यहाँ तो बात क्लियर है, A निकाल लो या B निकाल लो, दोनों निकल आएंगे। L की पावर क्या है, 1, और यहाँ पे L की पावर क्या है, तो इसका मतलब है कि 1 = -A -3B। एक रिलेशन बन गया A और B के बीच में, है ना। अब हमें पता देखो A और B के बीच में बन गया है, ठीक है, A और B के बीच में बन गया है। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कि इन दोनों रिलेशन की हेल्प से हम निकाल सकते, क्या निकाल सकते, A की जगह -B पुट कर दो, A की जगह माइनस पहले से, A की जगह एक और -B पुट कर दिया, -3B पहले से है, तो 1 = प्लस, तो B प्लस का -3B, तो देन आपका क्या हो जाएगा, 1 = -2B,
तो b इक्वल टू कितना हो गया, -1/2 हो गया, b हो गया -1/2 और a क्या हो जाएगा, +1/2। अरे ये तो पिछले जैसे ही हो गया। और टाइम पीरियड अगर देखें हम लोग तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू किससे, -2a से कंपेयर करें, माइनस माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर a b दोनों हमें पता लग गए। क्या टाइम पीरियड को नहीं भी कंपेयर करते तो a और b हमें क्रॉस चेक करने के लिए हमने कर दिया, है ना। अदरवाइज दो ही क्वांटिटी थी, फटाफट आप मेजर कर लेते तो +1 और +1/2 -1/2। इसका मतलब है कि आपका जो ये प्रेशर का फॉर्मूला है, सॉरी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और डेंसिटी, वो बनेगा k इंटू पी ए और रो बी। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इक्वल टू k, पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और रो बी की वैल्यू कितनी, -1/2। वापस वही जो पिछला केस था, k √p/रो, है ना। इसको 1/2 को नीचे ले गए, +1/2 हो गया, फिर अंडर रूट में खोल दिया। तो इस तरीके से आपका वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा बस कंपैरिजन करना था आपको। पहला स्टेप है कि कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही हो, प्रोपोर्शनलिटी में लिख लो, उसके पावर्स जो डायमेंशन है ABC कुछ भी कर लो, उसके फिर डायमेंशंस फार्मूला खोलो, कंपेयर करो, उनको निकालो, वापस से हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में आके उन क्वांटिटीज को रखो और अरेंज कर लो। कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन एनालिसिस कुछ कमेंट नहीं करता है, ये उसका लिमिटेशन भी है। ठीक है, बट हाँ वो ये बता देगा कि भैया कौन सी गिवन किस तरीके से रिलेशन है, फॉर्मूले में किस तरीके से चीजें बैठेगी। क्योंकि ओरिजिनली तो हमने क्या देखो, प्रोपोर्शनलिटी पी और रो ऐसा लिख दिया था, बट क्या फाइनल फॉर्मूले में पी और रो एज इट इज से क्या नहीं, हमने फॉर्मूले को जब नीचे तक पहुंचे तो हमें यह पता लगा कि जो आपने शुरू में पी के साथ में रो डायरेक्टली रख दिया था वो पहले तो नीचे आएगा और नीचे आने के साथ इस पर अंडर रूट भी रहेगा। ये जानकारी हमें डायमेंशन एनालिसिस से मिली कि नहीं, इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन थी, मिली, बिल्कुल मिली। तो ये था हमारा सेकेंड एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस का। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे उसका थर्ड एप्लीकेशन जो कि IIT JEE और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। बट जो अगला है नेक्स्ट, जो थर्ड एंड लास्ट जो एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का, उस पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन था उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट जो सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन होने वाला है ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तीसरे और लास्ट एप्लीकेशन के साथ। ओके, थैंक यू।